हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे यूपी टीएसटी पीएचडी एलटी ग्रेड एग्रीकल्चर का पार्ट 4, जिसके अंतर्गत देखेंगे उन तमाम चुनिंदा प्रश्नों को जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जो भी कैंडिडेट्स टीएचडी पीएचडी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी से मेरा एक निवेदन है कि इस सीरीज के अंतर्गत कराए गए उन समस्त पार्ट को अवश्य अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये वही सीरीज है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में एक अहम भूमिका निभाएगी। आप बन सकते हैं टीएचडी पीएचडी एलटी ग्रेड शिक्षक एग्री नॉलेज प्लस के साथ। लक्ष्य रखा गया 115 प्लस स्कोर करने का, साकार करना है सपना शिक्षक बनने का। इस सेशन की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे आवश्यकता अनुसार इमेजेस का भी प्रयोग किया गया है, जिसके माध्यम से आप लोग प्रश्नों को और उसके सॉल्यूशन को भली भांति समझ सकते हैं। तो आइए आज के इस शानदार और जानदार सेशन की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पर्पल ब्लास्ट एक भयानक रोग है। दोस्तों आप लोगों को बताना है पर्पल ब्लास्ट डिजीज जो होती है वो किस फसल से संबंधित है। टमाटर से, प्याज से, आलू से, फूलगोभी से। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। जो लोग इसका आंसर दे रहे हैं बी प्याज, यानी कि वो बिल्कुल सही हैं। आइए हम बताते हैं इसके बारे में और इसके रोगजनक के बारे में और साथ साथ इसके लक्षणों के बारे में। आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसके रोगजनक की बात कर लेते हैं। इसका रोगजनक जो है, रोगजनक जो इसका है दोस्तों वो है अल्टरनेरिया पूरी। क्या है? अल्टरनेरिया पूरी। ठीक है, ये इसका रोगजनक है जो कि एक कवक जनित बीमारी है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी फंगल डिजीज है। दूसरी बात ये कर लेते हैं कि इसका नाम पर्पल डिजीज इसलिए रखा, पर्पल ब्लास्ट डिजीज इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें धब्बे जो होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं, बाद में वो ब्राउनिश हो जाते हैं। ठीक है, आइए उन लक्षणों को हम लोग इमेज के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, तने पर और पत्तियों पर जलासिक्त धब्बे दिखाई देते हैं। बाद में धब्बे बड़ा आकार ले लेते हैं और धीरे धीरे करके दोस्तों ये तने पर और पत्तियों पर पूर्णतः फैल जाते हैं, जिससे क्या होता है फसल काफ़ी प्रभावित होती है और काफ़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। प्रभाव अधिक होने पर फसल पूर्णतः सूख जाती है और क्या होता है इसके जो बल्ब होते हैं बल्ब भी सिकुड़कर छोटे हो जाते हैं। साथ ही साथ इसके पत्तियों पर जो धब्बे होते हैं बैंगनी रंग से बदल कर क्या हो जाते हैं, ब्राउन कलर के हो जाते हैं। तो ये लक्षण आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों ये भी लिखा गया है, इसका रोगजनक भी यहाँ पे दिया गया है, कॉज्ड बाई अल्टरनेरिया पूरी। तो आप लोग इसका रोगजनक ध्यान रखेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि ये किस फसल को प्रभावित करती है। ये ऑनियन और गार्लिक दोनों को प्रभावित करती है, लेकिन इसका अधिक प्रभाव ऑनियन पे देखने को मिलता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गन्ने के शीर्ष भेदक कीट की रोकथाम करते हैं, यानी कि टॉप शूट बोरर जो होता है गन्ने का, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। टॉप शूट बोरर, गन्ने का टॉप शूट बोरर। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखेंगे जो टॉप शूट बोरर होता है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। स्कार्पोफेगा स्कार्पोफेगा निवेला। ये टॉप शूट बोरर का क्या है, साइंटिफिक नेम है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इस कीट के रोकथाम के लिए किसका प्रयोग करेंगे। इसमें एग्रोसिंजियन का, कैराथेन का या इंडोसल्फान या थर्डेसी या उपरोक्त सभी। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि एग्रोसिंजियन क्या है, एक फंजीसाइड है। इसका प्रयोग सीड ट्रीटमेंट के लिए किया जाता था, जो कि सबसे ज़्यादा प्रयोग करनाल बन डिजीज जो गेहूं में लगती थी उसमें किया जाता था, लेकिन ये फंजीसाइड की श्रेणी में अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। कैराथेन की बात करें दोस्तों तो ये भी एक फंजीसाइड है जो कि मेप्टाइलडिनोकैप, ये जो है
मेप्टाइल डिनोकैप 48% EC। दोस्तों ये दो इसमें दवाएं शामिल है, एक मेप्टाइल है, एक डिनोकैप, दोनों मिलाकर ये कैराथेन बना है। दोस्तों इसका प्रयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? जो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज लगती है विभिन्न फसलों में, उसकी रोकथाम के लिए कैराथेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इंडोसल्फान 30 EC। इंडोसल्फान 30 EC का ही प्रयोग गन्ने के शीर्ष भेदक कीट के रोकथाम के लिए किया जाता है। इसकी मात्रा जो होती है इंडोसल्फान इंडोसल्फान 35 EC की मात्रा 1.75 लीटर को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर स्प्रे किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप लोग कार्बोफ्यूरान 33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुरकाव कर सकते हैं। ठीक है, तो है इसके नियंत्रण की बात। अब हम समझते हैं इस इमेज के माध्यम से स्काइरोफेगा निवेला किस प्रकार का इंसेक्ट दिखता है देखने में। आइए सबसे पहले इमेज के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये यहाँ पे इंसेक्ट दिखाया गया है, इसकी सुंडियाँ दिखाई गई हैं और ये यहाँ पे प्रभावित क्रॉप दिखाई गई है। क्या है ये? प्रभावित गन्ने की फसल है, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये शीर्ष भाग से पत्तियों से होता हुआ शीर्ष भाग से ये प्रवेश करता है और अंदर अंदर गन्ने को खा के क्या कर देता है? खोखला कर देता है, जिससे क्या होता है? गन्ना सूख जाता है या फिर काफ़ी गन्ने में क्षति देखने को मिलती है। यहाँ पे इसकी सुंडियाँ जो होती हैं, इसमें जो मादा सुंडियाँ होती हैं दोस्तों, ये एक बार में करीब में 300 से 400 अंडे देती हैं, जिससे सुंडियाँ निकलकर गन्ने को ये प्रभावित करती हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो स्काइरोफेगा निवेला जो है ये किस प्रकार से गन्ने की फसल को प्रभावित करता है। ये गन्ने का एक बहुत ही भयानक इंसेक्ट है, जिसके द्वारा गन्ने की फसल काफ़ी प्रभावित होती है। तो आइए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुंडिया और एडल्ट यहाँ पे दोनों दिखाए गए हैं। अर्ली नाइंटेस यानी कि अर्ली नाइंटेस किसकी एक महत्वपूर्ण किस्म है? पपीता की, गाजर की, टमाटर की, अनार की। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अर्ली नाइंटेस की बात की गई है। आइए दोस्तों हम लोग बताते हैं आपको। अर्ली नाइंटेस जो है ये गाजर की एक महत्वपूर्ण टेम्परेट किस्म है। कौन सी है? टेम्परेट वैरायटी है। टेम्परेट वैरायटी में और भी कुछ इसकी महत्वपूर्ण वैरायटी है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। चैंटने और पूसा यमदाग्नि। पूसा यमदाग्नि, ठीक है। ये इसकी अन्य टेम्परेट वैरायटी हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी गई हैं। इसके अलावा ट्रॉपिकल वैरायटीज़ की भी बात कर लें जो गाजर की हैं, जो एग्जाम में आपके पूछी गई हैं। तो ट्रॉपिकल वैरायटीज़ में आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। पूसा केसर है और पूसा मेघाली, ये इसकी महत्वपूर्ण ट्रॉपिकल वैरायटीज़ हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आप लोग ये वैरायटीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये गाजर की वैरायटी है। आइए हम लोग देखते हैं कि जो ये अर्ली नाइंटेस वैरायटी है गाजर की, ये किस प्रकार की होती है दोस्तों। तो आप लोगों को बता दें, जो इसका कलर होता है वो डीप ऑरेंज कलर होता है। कैसा होता है? डीप ऑरेंज कलर। ये आपके सामने खूबसूरत है अर्ली नाइंटेस वैरायटी, जो कि है डाकस कैरोटा की। गाजर का बॉटिकल नेम क्या है? डाकस कैरोटा है और इसकी फैमिली एम्बलीफेरी है। गुणसूत्र संख्या की बात कर लें तो 2n = कितना है? 18 है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। बॉटिकल नेम क्या है? डाकस कैरोटा
डाकस कैरोटा है। फैमिली की बात करें, क्या है? एम्बलीफेरी, एम्बलीफेरी, एम्बलीफेरी फैमिली है। गुणसूत्र संख्या 2n=2 कितना है? 18 है। ठीक है, अर्ली 90s वैरायटी है। आप लोग इसका डीप ऑरेंज कलर देख पा रहे होंगे। ये काफ़ी प्रसिद्ध किस्म है क्योंकि ये काफ़ी जूसी होती है। ये जूस निकालने के लिए, साथ ही साथ सलाद के रूप में इसका काफ़ी प्रयोग किया जाता है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। संसार में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक गौ नस्ल कौन सी है? जर्सी है, होल्स्टीन फ्रीजियन है, ब्राउन स्विस है, गर्नसी है? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा होल्स्टीन फ्रीजियन। ये संसार की सबसे अधिक दुग्ध देने वाली गौ नस्ल है होल्स्टीन फ्रीजियन, जो कि एक विदेशी नस्ल है। आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गाय की सबसे अधिक दुग्ध देने वाली नस्ल कौन सी है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, होल्स्टीन फ्रीजियन। कौन सी है दोस्तों? होल्स्टीन फ्रीजियन है। तो आप लोग इसका नाम ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं गर्नसी की। गर्नसी भी एक महत्वपूर्ण गाय की एक नस्ल है। गर्नसी जो नस्ल है गाय की दोस्तों, इसमें क्या होता है? 5% गर्नसी नस्ल में दुग्ध में वसा प्रतिशत 5% तक पाया गया। 5% तक पाया गया है। ठीक है, गर्नसी नस्ल में दुग्ध में जो वसा परसेंटेज है वो 5% तक पाया गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है कि कौन सी गाय की नस्ल है जिसमें वसा प्रतिशत 5% तक पाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, गर्नसी नस्ल। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बीज उपचार हेतु प्रचलित रसायन कौन सा है? 2,4-D, बूटाक्लोर, कैप्टॉन और ट्राइजीन। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2,4-D एक बहुत ही प्रचलित खरपतवार नाशी है जिसका प्रयोग धान में, गेहूं में चौड़ी पत्ती खरपतवार नाशी के रूप में किया जाता है। वहीं पे दोस्तों हम लोग बात कर लें बूटाक्लोर की, तो बूटाक्लोर का प्रयोग धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है। कैप्टान एक फंजीसाइड है। कैप्टान के अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण फंजीसाइड और है, थीरम या थायरम। दोस्तों इनका प्रयोग सीड ट्रीटमेंट के लिए बहुतायत मात्रा में किया जाता है। तो कैप्टान क्या है? एक सीड ट्रीटमेंट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा फंजीसाइड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीज उपचार हेतु प्रचलित रसायन कौन सा है? कैप्टान। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बता दें, कैप्टान। उसके बाद बात करते हैं ट्राइजीन की। ट्राइजीन क्या होता है? ट्राइजीन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। ट्राइजीन एक पूरा ग्रुप है दोस्तों। ये किसका? प्रकाश संश्लेषण अवरोधक हर्बिसाइड का। प्रकाश संश्लेषण अवरोधक हर्बिसाइड का एक ग्रुप है ये ट्राइजीन। ट्राइजीन के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण अवरोधक खरपतवार नाशी आते हैं, जैसे सिमाजिन, एट्राजिन, मेट्रिब्यूजिन। ये सभी ट्राइजीन ग्रुप के प्रकाश संश्लेषण अवरोधक खरपतवार नाशी हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रोटोएंड्री अवस्था पाई जाती है चीकू, अंजीर, सीताफल, अनार। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चीकू। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटोएंड्री की। आप लोगों को बताते हैं प्रोटोएंड्री क्या होती है। प्रोटोएंड्री में क्या होता है? जो नर जननांग पार्ट होता है दोस्तों, यानी कि नर प्रजनन भाग जो होता है पौधों में, वो पहले परिपक्व हो जाता है मादा प्रजनन अंग की तुलना में। जैसे कि स्टेमेन
स्टेमेन पहले परिपक्व हो जाता है, कार्पेल्स की तुलना में। यानी कि मादा प्रजनन अंग की तुलना में दोस्तों क्या होता है, स्टेमेन जो होता है वो पहले परिपक्व हो जाता है। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मक्के की फसल में क्या होता है, जो नर मंजरी होती हैं वो पहले निकल आती हैं पिस्टल्स की तुलना में। ठीक है, तो नर मंजरी होती हैं, यानी कि जो नर पार्ट होता है वो पहले परिपक्व हो जाता है मादा पार्ट की तुलना में। तो इसी को प्रोटोएंड्री कहते हैं, जिसमें क्या होता है, मादा जनन अंग यानी कि मादा प्रजनन अंग जो होता है वो पहले परिपक्व हो जाता है नर प्रजनन अंग की तुलना में। उसमें क्या होता है, प्रोटोगाइनी देखने को मिलती है। तो ये प्रोटोएंड्री जो होती है चीकू में है और स्वीट पोटैटो में है, इसके अतिरिक्त मक्का में है, इत्यादि फसलों में प्रोटोएंड्री देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीकू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बकरी की ऊन के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है, बीकानेरी, पश्मीना, मैरिनो, लोही। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बकरी की ऊन के लिए प्रसिद्ध नस्ल है बीकानेरी, पश्मीना, मैरिनो या लोही। आइए दोस्तों हम बताते हैं आप लोगों को बारी बारी से सभी के बारे में। जो पश्मीना नस्ल है बकरी की महत्वपूर्ण ऊन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध नस्ल है। मैरिनो की बात करें तो ये स्पेनी भेड़ की ऊन के लिए प्रसिद्ध नस्ल है, लोही की बात करें तो ये भेड़ की सर्वाधिक दुग्ध देने वाली नस्ल है, भेड़ की सर्वाधिक दुग्ध देने वाली नस्ल कौन सी है, लोही है। मैरिनो क्या है, एक विदेशी नस्ल है स्पेनी भेड़ की, जो कि ऊन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बीकानेरी की बात करें तो ये भी एक भारतीय नस्ल है भेड़ की भारतीय नस्ल जो ऊन के लिए प्रसिद्ध है। तो सभी के बारे में मैंने बता दिया है, ये सभी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अरहर में दाना एवं लकड़ी का औसत अनुपात होता है 1:2, 1:3 से 4, 1:6 से 8, 1:10 से 12। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा, सी होगा 1:6 से 8, यानी कि 1:6 से 8 तक लकड़ी और दाने का अनुपात पाया जाता है। यानी 1 भाग दाना होता है और 6 से 8 भाग क्या होता है, लकड़ी पाई जाती है अरहर की फसल में। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मूंगफली में टिक्का रोग है जो उसका रोगजनक है। आप लोगों को मूंगफली में जो टिक्का डिजीज लगती है उसका रोगजनक बताना है। कैल्वीसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, स्पाइसिलोथेका सॉर्गी, फ्यूजेरियम आक्जीस्पोरम लेंटिस, सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। वैसे आप लोगों को हम बता दें, मूंगफली में जो टिक्का डिजीज लगती है वो 2 प्रकार की होती है दोस्तों। एक अर्ली टिक्का होता है, एक लेट टिक्का होता है। तो दोनों के रोगजनक अलग अलग हैं। आइए हम बात करते हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके राइट आंसर के बारे में। तो सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला जो है ये मूंगफली में अर्ली
मूंगफली में अर्ली टिक्का डिजीज़ का रोगजनक है। वहीं लेट की बात करें, तो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम जो होता है ये लेट टिक्का डिजीज का रोगजनक है। कैल्वीसेप्स की बात करें, कैल्वीसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, तो ये बाजरे में अर्गट डिजीज का रोगजनक है, अर्गट डिजीज का रोगजनक। स्पैसुलोथेका सॉर्गी जो होता है ये ज्वार में यानी कि सोरगम में ग्रेन स्मट का क्या है, रोगजनक है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम लेंटिस की बात करें तो ये विल्ट डिजीज है, मसूर की विल्ट डिजीज का रोगजनक है, यानी कि उगठा डिजीज जो लगती है मसूर में उसका रोगजनक है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम लेंटिस। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंकुरित पौधे का भोजन इकट्ठा रहता है बीज में, बीज पत्र में, भूमि में, बीज कवच में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीज मुख्यतः दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है, तो एक बीजपत्री जो होते हैं दोस्तों उसमें जो भोजन, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री जो बीज पाए जाते हैं इनमें भोजन जो होता है दोस्तों मुख्यतः इसमें एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है बीज पत्र में। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं, कुछ ऐसी क्रॉप हैं जिसमें जो भोजन होता है वो बीज पत्र में इकट्ठा न होकर एक विशेष प्रकार की ऊती में भोजन पाया जाता है, और उसका एग्जाम्पल है अरंडी। अरंडी में जो भोजन होता है, भोजन भ्रूणपोष में पाया जाता है। और जब बीज अंकुरित होता है दोस्तों तो इसी भ्रूणपोष के भोजन का उपयोग अंकुर के द्वारा यानी बीज अंकुर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और बाकी जो पौधे होते हैं उनमें जो बीज होता है दोस्तों वो बीज पत्र में इकट्ठा होता है। लेकिन अरंडी में क्या होता है, अरंडी में जो भोजन होता है वो बीज पत्र में इकट्ठा न होकर विशेष प्रकार की ऊती पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहा जाता है, उसमें ये भोजन पाया जाता है। ठीक है, तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एंजियोस्पर्म हरी खाद विस्थापित कर सकती है 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 200 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। दोस्तों जो हरी खाद प्रयोग की जाती है वो कितने किलोग्राम नाइट्रोजन को विस्थापित कर सकती है, यानी कि हरी खाद जिस खेत में प्रयोग की जा रही है उसमें हमें कितने किलोग्राम कम नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए जो कि पहले प्रयोग कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। यदि हरी खाद का हम खेत में प्रयोग कर रहे हैं तो हमें 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर कम प्रयोग करनी पड़ेगी जो कि हम पहले प्रयोग करते थे। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सुप्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है, भेड़ से, बकरी से, खरगोश से, याक से। दोस्तों यहाँ पे अक्सर कैंडिडेट्स को डाउट होता है क्योंकि अंगोरा नस्ल आप लोग जानते हैं किसकी है, बकरी की। एक अंगोरा नस्ल जो है बकरी की एक विदेशी प्रसिद्ध नस्ल है जो कि आप लोग जानते होंगे। और वहीं बात कर लें अंगोरा ऊन की, तो अंगोरा ऊन जो होता है दोस्तों ये बकरी के अंगोरा नस्ल से प्राप्त न होकर बल्कि किससे प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है खरगोश से। किससे प्राप्त होता है दोस्तों, खरगोश से, यानी कि रैबिट से। तो आप लोग ध्यान रखेंगे किससे प्राप्त होता है, ये रैबिट से प्राप्त होने वाला ऊन है अंगोरा ऊन। तो गलती से आप लोग अंगोरा बकरी मत लगा देना क्योंकि ये प्राप्त किससे होता है, रैबिट से, यानी कि खरगोश से प्राप्त होता है।
वहीं पे बात कर लें हम अंगोरा बकरी की। अंगोरा जो बकरी की नस्ल होती है, अंगोरा बकरी की नस्ल जो है ये कहाँ पाई जाती है? मध्य एशिया में। ये कहाँ पाई जाती है? इसका जन्म स्थान मध्य, इसका जन्म स्थान क्या है? मध्य एशिया है। अंगोरा बकरी की नस्ल का जन्म स्थान क्या है? मध्य एशिया है। और ये विदेशी बकरी की नस्ल है। अंगोरा जो है विदेशी बकरी की नस्ल है और इससे प्राप्त होने वाला ऊन, अंगोरा बकरी से प्राप्त होने वाला ऊन जो है ये किस नाम से जाना जाता है? बताइए। मोहर। किस नाम से दोस्तों जाना जाता है? मोहर के नाम से जाना जाता है, जो कि अंगोरा ऊन जो पाया जाता है खरगोश का, उससे काफ़ी ज़्यादा भिन्न होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अंगोरा बकरी की नस्ल से प्राप्त होने वाले ऊन को मोहर कहते हैं, जबकि अंगोरा ऊन जो होता है वो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संकर बछिया की प्रथम ब्यात की आयु होती है 20 से 24 माह, 24 से 30 माह, 36 से 40 माह या 42 से 48 माह। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा संकर बछिया की जो नस्ल होती है इसमें प्रथम ब्यात की आयु जो होती है वो 24 से 30 माह होती है। और देसी नस्लों में गाय की देसी नस्लों में ब्यात की जो आयु होती है, प्रथम ब्यात की आयु वो क्या होती है? 40 से 58 माह होती है। वहीं पे भैंस में जो प्यूबर्टी पीरियड होता है, यानी कि प्रथम ब्यात की आयु होती है वो 42 से 48 माह होती है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा 24 से 30 माह। विश्व में दूध की रानी की उपमा किस नस्ल की बकरी को दी जाती है? चेंगू, जमुनापारी, सानेन, पश्मीना। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, विश्व में दूध की रानी की उपमा किस नस्ल की बकरी की किस नस्ल को दी गई है? दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि सानेन बकरी की नस्ल जो होती है ये दुग्ध उत्पादन में क्या है? विश्व प्रसिद्ध बकरी की ये नस्ल है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध बकरी की नस्ल जो है वो कौन सी है? सानेन है, जो कि दुग्ध उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है। इसे मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, इसी को मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड सानेन मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड सानेन बकरी की नस्ल को कहा जाता है। वहीं पे हम बात कर लें, एक और नस्ल होती है दोस्तों एंग्लो नूबियन। एक नस्ल होती है एंग्लो नूबियन। एंग्लो नूबियन ये कहाँ की प्रजाति है दोस्तों? ये इंग्लैंड की है। ये कहाँ की प्रजाति है दोस्तों? इंग्लैंड की है। इसे बकरी की दुनिया में यानी कि गोट वर्ल्ड में जर्सी गाय के नाम से जाना जाता है। गोट वर्ल्ड में जर्सी
गाय की संज्ञा दी जाती है, संज्ञा दी जाती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड सानेन को कहा जाता है। वहीं पे एंग्लो नुबियन जो कि इंग्लैंड की एक महत्वपूर्ण बकरी की नस्ल है, इसे गोट वर्ड में जर्सी गाय की संज्ञा दी जाती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ये दोनों चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। पश्मीना के बारे में आप लोग जानते हैं, पश्मीना क्या है? ऊन के लिए प्रसिद्ध एक बकरी नस्ल है। और चेंगू जो है दोस्तों, ये भारतीय बकरी की एक ऊन के लिए प्रसिद्ध नस्ल है, जिसका पश्मीना के बाद दूसरा स्थान आता है, चेंगू। ठीक है। दार्जिलिंग चाय को किस वर्ष में जीआई टैग प्रदान किया गया था? 1999, 2003, 2004, 2019। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रथम जो जीआई टैग था वो दार्जिलिंग की चाय को ही दिया गया था। ये जो जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है, ये एक्ट कब का है दोस्तों? ये एक्ट है 1999 का। और ये लागू कब से होता है? ये लागू होता है 2003 से। और प्रथम जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग, भारत में जो प्रथम जीआई टैग है वो 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। ये जो जीआई टैग होता है ये कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। 2019 की बात करें तो 2019 में कॉफ़ी की 5 प्रजातियों को दोस्तों जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसमें से कौन कौन सी प्रजातियां थीं? कुर्ग अरेबिका, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी, अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी और बाबा बूदन गिर अरेबिका कॉफ़ी। ये महत्वपूर्ण प्रजातियां थी। एक बार आप लोग और सुन लीजिए। कुर्ग अरेबिका, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी, थर्ड थी अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी और नेक्स्ट थी बाबा बूदन गिर अरेबिका कॉफ़ी। ये 5 प्रजातियां थी दोस्तों जिन्हें क्या दिया गया था? जीआई टैग दिया गया था 2019 में एक साथ में। ठीक है। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक वसा प्रतिशत किसमें पाया जाता है? धान, गेहूं, मक्का, बाजरा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अनाज वाली फसलों में बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा बाजरा। क्या होगा दोस्तों? बाजरा में सर्वाधिक वसा प्रतिशत पाया जाता है। और लगभग कितना पाया जाता है? ये 5% के करीब में पाया जाता है। मक्का की बात करें, मक्का में जो वसा परसेंटेज होता है ये 4% के करीब में पाया जाता है। 4% के करीब में पाया जाता है मक्का में। वहीं पे गेहूं की बात करें दोस्तों, तो गेहूं में जो वसा प्रतिशत होता है ये कितना पाया जाता है? 1.7% के करीब में पाया जाता है। धान में बात कर लें तो धान में जो वसा परसेंटेज होता है ये कितना होता है? 2.2% के करीब में पाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, धान में जो वर्षा परसेंटेज है वो 2.2% है, गेहूं में 1.7% है, मक्का में 4% है और बाजरा में 5% है, जो कि अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक वर्षा प्रतिशत का दर्जा प्रदान किसको किया गया है? बाजरे को प्रदान किया गया है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सरसों के तेल में तीखापन किसके कारण होता है? देखो, सरसों में जो तीखापन होता है दोस्तों, गॉसिपॉल, इरोसिकम, अफ्लाटॉक्सिन या कुकुरबिटेसिन। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा इरोसिक अम्ल। इरोसिक अम्ल के कारण ही सरसों में क्या होता है? सरसों के तेल में तीखापन होता है। जो कपास में विषाक्तता होती है, कपास में विषाक्तता यानी कि जहरीलापन जो होता है वो किसके कारण होता है? वो गॉसिपॉल के कारण होता है।
अफ्लाटॉक्सिन की बात करें तो मूंगफली में विषाक्तता जो होती है अफ्लाटॉक्सिन के कारण होती है। अब हम बात कर लेते हैं कुकुरबिटेंसिस की। कुकुरबिटेंसिस के बारे में आप लोग दोस्तों जानते होंगे और देखा भी होगा कि जो खीरा आप लोगों ने देखा होगा, जो कुकुरबिटेसी कुल की जो सब्जियां या होती हैं उनमें क्या पाया जाता है, उनमें कुकुरबिटेंसिस नामक एक विषाक्त पदार्थ पाया जाता है और ये काफ़ी मतलब जहरीला होता है। एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि जैसे कि आप लोग खीरा का प्रयोग करते हैं तो खीरा कभी कभी क्या होता है, कहते हैं लोग कि खीरा कड़वा हो गया। वो कड़वाहट जो होती है खीरे में वो किसके कारण होती है, कुकुरबिटेंसिस की विषाक्तता के कारण ही वो कड़वाहट होती है। और इस प्रकार के खीरे का दोस्तों यदि बहुत अधिक मात्रा में सेवन कर लिया जाए व्यक्ति के द्वारा तो 100% दोस्तों व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे केस कई बार देखने को मिले हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसे खीरे को या ऐसी लौकी को आप लोगों को यूज नहीं करना है जो कि कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करती है, जिनमें कड़वाहट हो। तो इन सब्जियों को बनाने से पूर्व या इनके जूस को पीने से पूर्व इन्हें हमें अवश्य चेक कर लेना चाहिए कि इनमें कड़वाहट तो नहीं है, क्योंकि ये जो कड़वाहट होती है ये कुकुरबिटेंसिस नामक जो विषाक्त पदार्थ पाया जाता है कुकुरबिटेसी फैमिली की सब्जियों में, उसी के कारण होती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आप लोगों के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के गौवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल है थार पारकर, अमृत महल, हरियाणा या कांकरेज। आप लोगों को बताना है कि ये थार पारकर, अमृत महल, हरियाणा, कांकरेज इनमें से कौन सी नस्ल है जो कि भारत के गौवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम द्विकाजी नस्लों में शामिल की गई है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि दुधारू नस्लों में भारतीय दुधारू नस्लों में कौन कौन शामिल हैं। दुधारू नस्लें जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, साहीवाल है, गिर है, लाल सिंधी है, और देवनी है। ये दुधारू नस्लें हैं गाय की जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। भारवाहक नस्लों की बात करें गाय की जो भारवाहक नस्लें हैं उसमें अमृत महल है, कांगयाम है, खिल्लारी है, नागौड़ है। इसके अलावा बरगुर है, कैनकथा है, खेरी खड़ है, गंगा तेरी है और मालवी है। ये भारवाहक नस्लें हैं गाय की। ठीक है, भारतीय नस्लें हैं। और द्विकाजी नस्लों में हरियाणा है, थार पारकर है, कांकरेज है और मेवाती है, अंगोल। ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। द्विकाजी नस्लों में हरियाणा, थार पारकर, कांकरेज, अंगोल और मेवाती ये कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, तो आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। ये द्विकाजी नस्लें हैं यानी कि डुअल पर्पस वैरायटी है गाय की। ठीक है, तो ये कई बार एग्जामों में आप लोगों के पूछी गई हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें से जो कांकरेज नस्ल है ये काफ़ी शरीर में भारी होती है और शक्तिशाली होती है। ये शरीर से भारी और शक्तिशाली नस्ल कौन सी है गाय की द्विकाजी, तो वो है कांकरेज नस्ल होती है जो ये शरीर से भारी और शक्तिशाली होती है। इसके जो नर होते हैं वो बैलगाड़ी में और हल खींचने में काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांकरेज। भारत की गौवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल कौन सी है, कांकरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कंपोस्ट। इसमें से आप लोगों को बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कंपोस्ट, जीवाश्म खाद, एल्गी, बायो फर्टिलाइजर,
डाई अमोनियम फास्फेट जटिल उर्वरक, यूरिया संपूर्ण उर्वरक। आप लोग जानते हैं कि कंपोस्ट एक जीवाश्म खाद है, बिल्कुल सही है। दूसरी बात, एल्गी जो है ये एक बायो फर्टिलाइज़र है, ये भी सही है। डाई अमोनियम फास्फेट एक जटिल उर्वरक है क्योंकि इसमें एक से अधिक पोषक तत्व शामिल हैं, यानी कि नाइट्रोजन भी है और फास्फोरस भी है, तो ये जटिल उर्वरक में शामिल है। वहीं पे यूरिया की बात करें तो इसके सामने लिखा है संपूर्ण उर्वरक, ये कंप्लीट उर्वरक नहीं है क्योंकि आप लोग जानते हैं संपूर्ण उर्वरक में क्या पाया जाता है, NPK, तीनों चीज़ें पाई जाती हैं जो कि यूरिया में नहीं है, क्योंकि यूरिया में सिर्फ नाइट्रोजन होती है जो कि 46% होती है। तो यही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यूरिया एक संपूर्ण उर्वरक नहीं है, तो यही एक सही सुमेलित नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। मशरूम संबंधित है विषाणु से, जीवाणु से, शैवाल से, फफूंद से। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मशरूम क्या है, एक कवक है। मशरूम क्या है, एक कवक है, यानी कि फफूंद है। इसकी कुछ वैरायटीज होती हैं जो कि विषाक्त भी होती हैं, लेकिन जो खाने के लिए उगाई जाती है दोस्तों वो काफ़ी रिच होती हैं विभिन्न आवश्यक पोषक तत्वों से। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि मशरूम जो है क्या है, एक फफूंद है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके टीएचटी में पूछा गया है, ठीक है। टीएचटी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक है, नाइट्रोजन, पोटास, बोरान, फास्फोरस। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जड़ों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है, फास्फोरस है। जड़ों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है, फास्फोरस है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो पार्श्विक जड़ें होती हैं और रेशेदार जड़ें होती हैं उनके विकास में फास्फोरस एक अहम रोल प्ले करता है। फास्फेटिक एवं पोटैशिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं बुआई के समय, मूल खाद के रूप में, खड़ी फसल में बिखेर कर, फसल में कई बार देकर, पड़ी छिड़काव के रूप में। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो फास्फेटिक और पोटैशिक उर्वरक होती हैं इनका प्रयोग बेसल ड्रेसिंग यानी कि बुआई के समय मूल खाद के रूप में ही किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे फास्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकें जो होती हैं इनका प्रयोग बुआई के समय मूल खाद में यानी बेसल ड्रेसिंग के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडो आर्चर्ड तकनीक किससे संबंधित है, अंगूर से, अमरूद से, अनार से, आम से। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरूद। ये अमरूद की रोपाई के लिए दोस्तों एक नई तकनीक है जिसे मीडो आर्चर्ड के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जो अमरूद के पौधे होते हैं उनको इस प्रकार से ट्रेंड किया जाता है कि उनका आकार जो होता है एक दोस्तों पर्टिकुलर एक शेप उनको दे दिया जाता है, और इससे क्या होता है कि इनके पौधे जो होते हैं अधिक मात्रा में पौधों को एक कम से कम क्षेत्रफल में लगाया जा सकता है। तो ये होती है मीडो आर्चर्ड तकनीक जो कि अमरूद की फसल से संबंधित है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। ग्रेनुलेशन की समस्या देखने को मिलती है अंगूर में, आम में, लीची में, नींबू में। ग्रेनुलेशन यानी कि दाने बनने की ये समस्या देखने को किस में मिलती है, आप लोगों को बताना है, अंगूर में, आम में, लीची में, नींबू में। तो दोस्तों हम बता दें ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है अंगूर का यानी कि लेमन का, सॉरी नींबू का। ग्रेनुलेशन की समस्या यानी दाना बनने की समस्या जो होती है ये किसकी होती है, ये नींबू की होती है यानी कि लेमन की होती है। इसमें क्या होता है, जो नींबू होता है नींबू के अंदर क्रिस्टल्स बनने लगते हैं और इसके जो दाने होते हैं यानी कि अंगूर पूरा का पूरा नींबू जो होता है वो सख्त हो जाता है और अंततः क्या होता है उसमें
रस की जो होती है छीड़ता हो जाती है, यानी कि रस उसका जो होता है छीड़ हो जाता है, यानी कि सूख जाता है। आइए हम देखते हैं इमेज के माध्यम से और आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। ये समस्या किसकी होती है? ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, किसका? सिट्रस का। सिट्रस फ्रूट जो होते हैं दोस्तों, इसमें अक्सर ग्रेनुलेशन की समस्या देखने को मिलती है, यानी कि इसमें दाना बनने की समस्या देखने को मिलती है। इस प्रकार से ये प्रभावित हो जाता है और इसमें ड्राइनेस, अंदर क्या होती है? ड्राइनेस उत्पन्न हो जाती है। और ये समस्या अक्सर दोस्तों कब देखने को मिलती है? पोस्ट हार्वेस्टिंग, यानी कि फसल की कटाई के बाद ये समस्या अक्सर नींबू में देखने को मिलती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिससे क्या होता है कि दाने इसके क्रिस्टलाइज हो जाते हैं और पूरा का पूरा नींबू क्या होता है? सख्त हो जाता है और अंदर ड्राइनेस उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या होती है? इसका जो रस होता है वो छीड़ हो जाता है, यानी कि रस बिल्कुल इसका समाप्त हो जाता है। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आम की सिंधु किस्म का विकास कहाँ से हुआ है? कोंकण कृषि विश्वविद्यालय महाराष्ट्र, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आम की सिंधु वैरायटी एक विश्व प्रसिद्ध वैरायटी है, क्योंकि विश्व की एकमात्र आम की ऐसी वैरायटी जो कि सीडलेस है, यानी कि बीज रहित है, जिसमें कि बीज यानी कि सीड नहीं पाया जाता है। वो कौन सी वैरायटी है? सिंधु। सिंधु वैरायटी जो है दोस्तों, ये रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से निकली है। किसके क्रॉस से निकली है? रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से। रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से कौन सी वैरायटी निकली है? सिंधु। और ये एक सीडलेस वैरायटी है, विश्व की आम की एकमात्र सीडलेस वैरायटी कौन सी है? वो है सिंधु। और ये निकली कहाँ से दोस्तों? कोंकण कृषि विश्वविद्यालय महाराष्ट्र। कोंकण कृषि विश्वविद्यालय महाराष्ट्र से निकली हुई सिंधु वैरायटी, जो कि रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से तैयार की गई है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए आज के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसमें निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? नीचे कुछ एक तरफ फसलें दी गई हैं और उनके सामने कुछ डिजीज दी गई हैं। आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सी डिजीज जो है असंगत दी गई, यानी कि फसल से संबंधित नहीं है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। लेकिन दोस्तों आप लोग को हम बता दें, कमेंट बॉक्स में आप लोग सिर्फ ABCD ना लिखा करें, साथ ही साथ आप लोग फसल और जो भी पूछा जाए उसका पूरा नाम लिखा करें। जैसे यहाँ पे पूछा गया उड़द, तो उड़द से अगर स्टडी मोजाइक संबंधित नहीं है तो आप लोग पूरा लिखेंगे। सोयाबीन से पीला मोजाइक संबंधित नहीं तो पूरा लिख के बताएंगे, जिससे क्या होगी? आप लोगों की तैयारी भी हो जाएगी और आप लोगों को काफ़ी दिनों तक ध्यान भी रहेगा। दूसरा आप लोगों के लिए एक काम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, ये कहाँ पे स्थित है? VV गिर नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे स्थित है? इसका नाम आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, जिससे कि आप लोगों के ये भी तैयार हो जाएंगे। और तो आज के दोस्तों सेशन में यहीं तक। यदि सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और भविष्य की जो क्लासें हो सके बेहतर से बेहतर हम लाने का प्रयास कर सकें और आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करवा सकें। तो आज के सेशन में यहीं तक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।